चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज एक नया चैप्टर। नया टॉपिक है 3D। क्या है बेटा? 3D। डी मतलब डायमेंशन। यहां 3 डायमेंशन की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। 3 डायमेंशन का एक बेहतर एग्जांपल, आप जिस रूम में बैठे हैं ना अभी और मोबाइल देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं ना, उसी को ले लीजिए। ये रूम 3D का एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल। यहीं से शुरुआत करते हैं। इसमें कितनी डायमेंशन आएंगे बेटा? 3। ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें 3D की, तो इस प्लेन सरफेस पे हम 3D ऐसे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसमें इस डायरेक्शन को x, y और z, इसको हम 3 एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। ठीक है। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मुझे इस प्लेन में कोई भी पॉइंट लेना होगा तो वो पॉइंट हमेशा कहां रहेगा? स्पेस में रहेगा बेटा। ऐसे फील करिए आप कि अगर जिस रूम में आप बैठे हैं और जिधर आपका दरवाजा लगा हुआ है ना, उस दरवाजे के साइड यानी कॉर्नर वाले पॉइंट को आप मेजर करिए कि आप वो ओरिजिन है आपका, और वहां से एक साइड एक्स एक्सिस, एक साइड वाई एक्सिस और एक साइड ऊपर वाली जेड एक्सिस मेजर कर सकते हैं इजी वे में। और बीच में कोई पॉइंट है, ये आपको दिख रहा होगा ना, बीच में कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम कैसे लेंगे? इस पॉइंट तक हम कैसे पहुंचेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, किसी ना किसी डायरेक्शन में आपको चलना पड़ेगा। एक डायरेक्शन में चलेंगे एक्स, एक डायरेक्शन में चलेंगे वाई और ऊपर जाएंगे तो जेड। यानी इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, अब ये पॉइंट यहां स्पेस में ऐसे हवा में तो बना नहीं सकते, है कि नहीं? तो इस पॉइंट को हमने ऐसे बना दिया। अगर ये पॉइंट P है तो इसका जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बेटा? एक्स, वाई और जेड बन जाएगा, है कि नहीं? यानी ये अपना ओरिजिन पॉइंट होगा। अगर इसको मैं मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट P, एक्स, वाई और जेड। यानी 3D में हम किसी भी पॉइंट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमें सबसे पहले समझना है, सबसे पहला पॉइंट पढ़ना है बेटा, वो पॉइंट है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला किसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है? किन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। यानी 3D में अपने को 2 पॉइंट लेना है और उसके बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट कर देना है। बहुत सिंपल सा काम है कि नहीं? चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। अगर मान लेते हैं एक पॉइंट P है, 3D में है, ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया? x1 ले लिया। इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया? y1 ले लिया। और इस पॉइंट को हमने क्या ले लिया? z1 ले लिया। ठीक है। 3D में ही एक दूसरा पॉइंट है जिसका नाम हमने क्या ले लिया बेटा? Q ले लिया। ठीक है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो क्या दिया गया है? x2 दिया गया है, y2 दिया गया है और z2 दिया गया है। अब इस पॉइंट को ओरिजिन से ऐसे बना सकते हैं, ये पॉइंट हो गया। ठीक है। अब इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर 3D में तो हमें 2D में तो हमको पहले से प्रॉब्लम थी, अब 3D में और प्रॉब्लम होगी। तो बेटा 2D से इस चैप्टर का कनेक्शन कम है। अगर आपने वेक्टर पढ़ा हुआ है ना, तो वेक्टर अगर आपको आता है तो समझ लीजिए 3D के क्वेश्चन आपके लिए आसान है। और अगर आपने 3D पढ़ा है तो वेक्टर भी थोड़ा सा आसान है। यानी ये दोनों आपस में चैप्टर रिलेट है, इसलिए वेक्टर से थोड़ा सा रिलेशन इसके क्वेश्चन को बनाने के लिए जरूरी है। ये बात अपने को ध्यान रखिएगा। खैर आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला, इन दोनों के पॉइंट के बीच का अपने को डिस्टेंस फार्मूला लिखना है। कैसे लिखेंगे इसका डिस्टेंस? यानी अगर इस पॉइंट को PQ लेते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन PQ क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, है ना? ये फॉर्मूला कैसे आया इस पर भी हम बात कर लें अगर, तो इसको वेक्टर कंपोनेंट मान करके, और इसको हम देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है? PQ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस यहां पे z1 हो जाएगा बेटा, क्या? z1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। फटाफट इस डिस्टेंस फॉर्मूला को नोट करिए और इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बना देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले पर। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड
द डिस्टेंस बिटवीन P 2 3 4 and Q 4 5 6। अब अपने को ये दोनों पॉइंट किसमें दिए गए हैं बेटा? 3D में दिए गए हैं। P और Q पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला अपने को पता ही है। PQ इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? अंडर रूट, पहले वाले को क्या मान लीजिए? x1 y1 z1 x2 y2 और z2। फॉर्मूला क्या पढ़ा था? PQ बराबर, बोलो फटाफट बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। रख दीजिए वैल्यू फटाफट। x2 कितना है? 4, x1 कितना है? 2, यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 5, y1 कितना है? 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 क्या है? 6 और z1 क्या है? 4 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 क्या मिलेगा बेटा? 2 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 3 क्या मिलेगा बेटा? 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 क्या मिलेगा बेटा? 2 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया, 6 माइनस 4 2 हो गया, यानी अपने को मिल जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, टोटल हो गया अंडर रूट 12। यानी PQ के बीच का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 4 अंडर रूट 12। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करिए और आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक हमको पढ़ना है बेटा, वो क्या पढ़ना है? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर दो पॉइंट्स हैं, ये 3D में है, ऐसे मान लीजिएगा। 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैंने बता दिया आपको। ठीक है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं x1 y1 और z1 ले लेता हूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 ले लेता हूं। एक पॉइंट क्या है? C है, जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो सेक्शन फॉर्मूला होगा, यानी C का जो कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या हो जाएगा बेटा? अगर मान लेते हैं x y और z है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें दो टाइप का डिवीजन होगा। पहले हम लोग इंटरनल डिवीजन की बात करते हैं। ठीक है, इंटरनल डिवीजन का जो फॉर्मूला होगा वो देखिए ध्यान से। जब हम इधर वाला रेशियो लेंगे तो m के साथ क्या जाएगा? x2, यानी पहला कोऑर्डिनेट m x2 प्लस n x1, क्या लेंगे? n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। बड़ा आसान सा फॉर्मूला। m के साथ क्या लेना है? x2। जब इधर वाला रेशियो ले रहे हैं तो x2, इधर वाला रेशियो ले रहे हैं तो x1। ऐसे m जब इधर लेंगे तो y2 आएगा, है कि नहीं? इधर है। प्लस n जब लेंगे तो y1 आ जाएगा, नीचे m प्लस n। ठीक है, नेक्स्ट m z2 प्लस n z1 अपान m प्लस n। ये बेटा इंटरनली डिवीजन के लिए होगा, ये फॉर्मूला इंटरनली डिवीजन के लिए होगा। अगर यही चीज एक्सटर्नली डिवीजन में हो, क्या हो? एक्सटर्नली डिवीजन में हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले में क्या चेंज लाएंगे? कुछ चेंज नहीं लाएंगे। जहां पे ये प्लस है ना, वहां पर क्या हो जाएगा? माइनस, बाकी एज इट इज रहेगा। क्या हो जाएगा बेटा? m x2 माइनस n x1 अपान m माइनस n। यहां क्या हो जाएगा? m y2 माइनस n y1 अपान m माइनस n। यहां पे क्या हो जाएगा? m z2 माइनस n z1 अपान m माइनस n। फटाफट इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए और फिर आगे एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ P एंड Q। ये P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा, 2:3 में डिवाइड कर रहा है।
इंटरनली और एक्सटर्नली फाइंड करना है इसका कोऑर्डिनेट। कैसे फाइंड होगा, चलिए देखते हैं। अभी बेटा हम लोगों ने क्या इसका इंटरनली डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ा है। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n, m z2 प्लस n z1 अपान m प्लस n। देखो बेटा ये सब बेसिक क्वेश्चन है, जेई और के लिए ये सब बेसिक, लेकिन इनको जानना जरूरी है। कैलकुलेशन अपने को आनी चाहिए, कैलकुलेशन मस्त है, इसलिए इन सारी बातों को हम सीख रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर की बात भी सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, तो देखते चलिए अब फटाफट। अच्छा, इसमें m क्या बनेगा बेटा, जो पहले आता है वो m होता है, बाद में जो आता है n होता है। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 y1 z1। ठीक है, एक पॉइंट को क्या लेंगे, x2 y2 z2। ठीक है, अब फटाफट वैल्यू पुट करते चलिए। क्या है m कितना है बेटा 2 इंटू x2 कितना है बेटा 4 प्लस n कितना है बेटा 3, x1 कितना है 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। आगे m कितना है 2, y2 कितना है 3 प्लस n कितना है 3, y1 कितना है -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। m कितना है 2, z2 कितना है बेटा 2 प्लस n कितना है 3, z1 कितना है 4 और डिवाइड बाई 2 प्लस 3। अब देखो बेटा फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8 और 3 2 जा 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 14। कितना हो जाएगा 8 और 6 14 डिवाइड बाई 5। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 6 माइनस 3 कितना होगा बेटा 3, 3 अपान 5, 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 12 4 16 डिवाइड बाई 5। तो बेटा ये कोऑर्डिनेट इसके निकल जाएंगे बड़े आसानी से। इंटरनली वाले कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाल लिए। अब एक्सटर्नली वाले में क्या करना है, एक्सटर्नली वाले में कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जहां पर ये प्लस का सिंबल दिख रहा है आपको, यहां पे क्या कर देंगे माइनस का, और माइनस करके सिंपल वे में सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो एक्सटर्नली वाले पार्ट को आपको होमवर्क में है, वो आपको कर लेना है। इंटरनली मैंने बता ही दिया। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिएगा और आगे बढ़ जाएंगे, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। फटाफट नोट करिए। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। देखो अभी तक जो दो टॉपिक पढ़े वो दोनों टॉपिक बेसिक थे। एक्चुअल में 3D यहीं से शुरू होता है। तो पहला जो है वो बेटा हम करेंगे डायरेक्शन एंगल। चलो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन एंगल की बात करते हैं। क्या है डायरेक्शन एंगल, क्या होता है। अगर मैं 3D में बनाऊं मान लो, और 3D में कोई भी एक पॉइंट है, ये मैंने लिया P। ठीक है, इसका जो वेक्टर ये एक्स एक्सिस हुआ, वाई एक्सिस हुआ, जेड एक्सिस हुआ। ठीक है, एक्स एक्सिस से जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो, अगर ये कितना एंगल बना रहा है बेटा अल्फा बना रहा है, ये कितना बना रहा है बेटा बीटा बना रहा है, और ये कितना बना रहा है बेटा गामा बना रहा है। तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल अल्फा बनता है, जो बीटा एंगल बीटा बनता है, और जो एंगल गामा बनता है, यही एंगल क्या कहलाता है बेटा डायरेक्शन एंगल। क्या कहलाता है, ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल क्या कहलाता है अपना डायरेक्शन एंगल। और अगर यही डायरेक्शन एंगल कॉस के साथ यानी कोसाइन के साथ रख दिया जाए, कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है कोसाइन, कोसाइन के साथ रख दिया जाए तो इसे बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोल दिया जाता है डायरेक्शन कोसाइन। ये थोड़ा सा नया टर्म होगा आप लोगों के लिए, है ना, लेकिन इसे सीखेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इसमें कुछ है नहीं, बड़ी आसानी से इस बात को हम सीख लेते हैं। यानी यही डायरेक्शन एंगल अगर ऐसे लिख दिया जाए कॉस अल्फा, तो इसे क्या बोल दिया जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अगर यही चीज ऐसे लिख दिया जाए कॉस बीटा, तो क्या हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। अगर यही चीज ऐसे लिख दिया जाए कॉस गामा, तो क्या हो जाएगा बेटा डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब हम डायरेक्शन कोसाइन को निकालेंगे कैसे,
निकालने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो फटाफट कैसे निकाल सकते हैं इसको। निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा बेटा, A1 अपान, अगर ये वेक्टर फॉर्म में इसको लिख लिया है तो A1 अपान मॉड ए, A2 अपान मॉड ए। ये A1 A2 कहां से आएगा बेटा, अगर इसको मैं O ले लेता हूं, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट A1 A2 A3 ले लेता हूं, तो देखो बेटा यहां ये ओपी वेक्टर है। इस ओपी वेक्टर को अगर हम लोग ऐसे मान लेते हैं A1I प्लस A2J प्लस A3K, ठीक है। तो फटाफट इसको देखिए, हाँ यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे रहेगा A3 अपान मॉडुलस वेक्टर A हो जाएगा। तो कॉस अल्फा को हम इजिली ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, कॉस बीटा को ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और कॉस गामा को A3 अपान A। देखो डायरेक्शन कोसाइन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। आप ये समझिएगा कि जो डायरेक्शन एंगल होता है अगर उसे कॉस के साथ लिखा जाए तो वही डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। बस इतनी बात समझ लीजिएगा। निकालेंगे कैसे, निकालने के लिए अपने को जो वेक्टर दिया रहेगा, ठीक है, उसको डिवाइड करके और फटाफट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ये हो जाएगा। इसको एक चीज यहां पर और ध्यान से सुन लेते हैं, ये जो कॉस अल्फा होता है बार बार लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा N से। किससे, L से कॉस अल्फा को, M को कॉस बीटा, और कॉस गामा को N से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे एक प्रॉपर्टी अपने को ध्यान रखनी होगी, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर और प्लस N स्क्वायर, इसका आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। यानी अगर L स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी तो यहां से आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इसमें एक चीज जरूर सोचिएगा, ये इसका आंसर आप लोग बताइएगा, कुछ नहीं करना है, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, इसका आंसर क्या आएगा, सोचिए और बताइएगा। इस बात को आप हमें बताएंगे, कमेंट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इसके आंसर को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर जाएंगे। फटाफट बताना है, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा था छोटी क्लास में, उस आइडेंटिटी को यहां हमने यूज करके इसका आंसर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको हिंट देके जा रहा हूं, आप इसको बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस की जाएंगी।